बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, सोशोलॉजी के ऊपर, सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आज का ये लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग डिस्कस करते रहे हैं पहले कि सोशलाइजेशन क्या होती है। सोशलाइजेशन के अंदर हम लोग एक दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, चाहे वो हम अपने मुल्क में लोगों के साथ मिलें या अपने मुल्क से बाहर जाके लोगों के साथ मिलें। और पर्पज़ और मकसद सिर्फ इसका ये है ताकि हम उनके कानून से, उनके कवानीन से वाकिफ़ हों, वो हमारे कानून और कवानीन से वाकिफ़ हों और फिर ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ सके। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सोशलाइजेशन का, कि सॉरी इंस्टीट्यूशंस क्या, कि इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस किसको हम कहते हैं, उसके हवाले से हम कुछ बात करेंगे। उसमें यह है कि पहली चीज़ जो आप नोट कीजिए वो ये कि दो किस्म के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक हमारे पास होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। हमारे पास जो माइक्रो यानी छोटे लेवल के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारी फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, जहां हम पैदा हुए, क्योंकि ये हमारा बुनियादी इंस्टीट्यूशन होता है जहां से एक बंदा तरीका, अखलाक, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ये सारी चीज़ें जो सीखता है वो अपने फैमिली से सीखता है। तो जो पहली इंस्टीट्यूशन है हमारी वो कहलाती है, वो कहलाता है हमारा माइक्रो इंस्टीट्यूशन। ये फैमिली का इंस्टीट्यूशन है। दूसरा उसके अलावा है मैक्रो। मैक्रो ये लार्ज स्केल के ऊपर होता है, बड़े लेवल के ऊपर होता है। इसकी एग्जांपल है स्टेट। जैसे हमारे पास स्टेट्स हैं, वो हैं जो बड़े लेवल के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उन इंस्टीट्यूशंस का काम है कि वो हमारे लिए ऐसे इदारे कायम करते हैं जिनकी वजह से हम अपने मामलात को बेहतर बना सकते हैं। और वो आपको मालूम है एज अ लॉयर कि हमारे पास जो तीन बेसिक चीज़ें हैं। उसके अंदर लेजिस्लेचर्स है हमारे पास उसमें आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं और आपका जुडिशरी है। ये बेसिकली तीन इदारे हैं। ये तीन इदारे हैं और तीन इदारों का कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई फंक्शंस है। और ये बेसिकली जो बनाए जाते हैं और जो बनाने का मकसद है वो इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं कि वो हमारी बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। एज अ सिटीज़न वो हमारी बेसिक नीड को पूरा कर सकें, उस नीड के लिए ये इंस्टीट्यूशंस कायम होते हैं। और मैक्रो लेवल के ऊपर जिसमें पूरी दुनिया, जिसमें आपका पूरा स्टेट के अंदर ये सिलसिला होता है, उसमें बेसिक और बुनियादी पर्पस सिर्फ ये है कि आपको एक बेहतरीन तौर के ऊपर आपकी नीड्स को पूरी किया जा सके। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नीड्स हमारे पास 5 किस्म की होती हैं, यानी हमारे पास 5 नीड्स हैं, यानी 5 अक़साम है। अगर उसको एक हायरार्की के फॉर्म में हम चेक करते हैं तो वो 5 नीड्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली जो बेसिक नीड्स जिसको हम कहते हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान है। फिर उसके अंदर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसके अंदर आपको शादी है, इस किस्म के जो दीगर मामलात हैं ये आपकी अपनी नीड के अंदर आ जाती है। फिर इसके अंदर सेल्फ स्टीम है वगैरह वगैरह। तो ये आपकी 5 किस्म की नीड्स हैं। इन सारी नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर आपको सेफ रखने की, यानी इन सारे कामों के लिए आपको स्टेट की ज़रूरत होती है जो इनके अंदर लॉज बनाती है। और उस लॉ का मकसद ये होता है कि आप अपने वो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं ताकि वो इंस्टीट्यूशन जो है फिर आपका बाद में आप उसके साथ अपना काम कर सकें। अब जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इंस्टीट्यूशन इज़ अ डिफ़िकल्ट टर्म, इट हैज़ द बोथ पॉपुलर एंड सोशोलॉजिकल मीनिंग। Commonly, it is perceived as a group of people, an organization, a sector of society, such as economy, an organization, a sector of society, such as an economy, and building. अब इसमें जो अहम चीज़ है वो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर किसी एक जगह के ऊपर बहुत सारे लोग जमा हैं, वो लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्डिंग होगी उस वक़्त, उस मौके के ऊपर वो बिल्डिंग है। कुछ जगहों के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये हम आगे चल देखेंगे कि किस जगह के ऊपर एक शख्स जो है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना काम कर रहा है, एज ए डॉक्टर्स है, एज एडवोकेट है, तो वो एक इंस्टीट्यूशन का काम कर रहा है। वरना अदरवाइज इंस्टीट्यूशन का जो इतलाक़ आएगा वो आएगा उस बिल्डिंग के ऊपर, उस इदारे के ऊपर। जैसे पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस स्टेशन है वो एक इदारा है, पुलिस वाला एक इदारा नहीं है। जो पुलिस स्टेशन है वो एक इदारा है जिसके अंदर जेल भी है, जिसके अंदर फिर तमाम अफसरान बैठते हैं, जिसके अंदर आपका वो बैठेगा, ASI बैठेगा, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के लोग बैठेंगे, उसके अंदर आपका संभालने वाले लोग बैठेंगे। तो इंस्टीट्यूशन यहाँ बिल्डिंग्स के ऊपर आ रहा होगा।
इसी तरीके से आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर आपका बैंक है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। आप एक शख्स को पकड़ के, यानी बैंकर गुजर रहा है, आपने उसको हाथ में पकड़ा और कहा भाई तुम इंस्टीट्यूशन हो, तुमने मेरी चेकबुक भी देनी है, तुमने मेरा बैंक निकालना है, वो नहीं कर सकता। वो एक इंस्टीट्यूशन के तहत चल रहा है और इंस्टीट्यूशन का एक कानून बना हुआ है और उस कानून के तहत फिर वो अपना काम कर रहा होगा, तो वो उससे आगे नहीं निकल सकता। बट सोशोलॉजिकली स्पीकिंग, अब अगर हम अपना सोशोलॉजी के हिसाब से देखें, उस हिसाब से देखें तो इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस थ्रू विच पीपल कैरी ऑन देयर एक्टिविटीज़। ठीक, in the trust sense, they can be defined as an action pattern like culture and structure, resultant form of interpretation and important way of society function। यानी जिस तरीके से सोसाइटी चल रही है, कल्चर चल रहा है, किस तरीके से ये मामलात बने हुए हैं, क्योंकि जो हमारा कल्चर और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं ये भी हमें कानून के तहत मिली हैं और ये भी हमारे को हमारे फोर फादर से चलती हुई आ रही हैं। यानी हम लोगों ने इस चीज़ को बाहर डिस्कस किया है कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये कोई आज नहीं बने, ये बहुत इनिशियली ये बन गए। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि फैमिली इंस्टीट्यूशन, तो चूँकि एक फैमिली का इंस्टीट्यूशन हमारे पास मौजूद था, तो फैमिली से फिर वो एक्सटेंडेड फैमिली हुई, फिर वो फैमिली बढ़ते 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 फिर एक स्टेट के लेवल के ऊपर आई और फिर उसने अपना सिलसिला शुरू किया। तो चूँकि ये वाला सिलसिला चल रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास एक तरतीब से ये मामला इंस्टीट्यूशन का जो है वो चलता चला आ रहा है। वो हम आगे देखते हैं। The essential for society's life is an organization step for their solution of ongoing problems। और ये इंस्टीट्यूशंस बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है ताकि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमारे पास आए हैं, हम उनका किसी तरीके से हल निकाल सकें, उनको ख़त्म कर सकें, उनकी चीज़ें कर सकें। अब डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी जो है उसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन के भी यहाँ पर आ जाएगी। अ कॉम्प्लेक्स हुज ऑफ पैटर्न, a complex whose pattern, behavior, relationship, process, mental instrument which are developed for same specific and special social objectives। यानी ये जो है ये हमारी सोशल डिक्शनरी जो है उसके अंदर इसकी ये दी गई है। इसी तरह इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, आइडिया, नोटेशन, डॉक्ट्रिन, इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर। ये भी एक इसकी डेफिनेशन दी गई है। एक और डेफिनेशन है, इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, आइडिया, नोटेशन, डॉक्ट्रिन, इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर। तो मतलब डिफरेंट इसकी जो है वो दी गई हैं कि इंस्टीट्यूशन हम किसको कहते हैं, क्या होता है, किस तरीके का होता है। अब उसके अंदर जो मैंने आपको बात बताई वो सिंपल ये थी कि मोटे मोटे अगर हम तरीक़ों में, फ़िलहाल बात को समझने के लिए अगर हम मोटे मोटे क्राइटेरिया में अपने आप को डालें कि इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, तो आपके पास एक आ जाएगी फैमिली इंस्टीट्यूशन जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमारे पास एक मैरिज का है। मैरिज दो आदमियों के दो फैमिलीज़, दो एडल्ट्स के दरमियान एक सिलसिला हो रहा है। फैमिली एक पूरी लार्जर फैमिली है जो आगे चल के कबीला बन जाता है, जरगा बन जाता है, सारा सिलसिला। इसी तरह से किनशिप, यानी आपकी जो नस्ल आगे चल रही है वो आपका सगा बेटा है, आपका किस तरीके का बेटा है, उसका सिलसिला है। पॉलिटिक्स, ये एक इंस्टीट्यूशन है पूरा। इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमी किस तरीके से चलेगी, किस अंदाज के ऊपर चलेगी, क्या तरीक़ेकार होगा, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन होगा हमारे पास। इस इंस्टीट्यूशन की अपनी एक अहमियत है, एक वर्थ है। तो इकोनॉमी भी एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है हमारा। इसके अलावा फिर आपके पास रिलीजन भी एक आपका इंस्टीट्यूशन है। रिलीजन में ये है कि आपके पास किस तरीके से आपने उठना है, बैठना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने मामलात कर रहे हैं। अब दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके वो किन एरियाज़ को कवर करते हैं, जबकि इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम फिर आपके हर एस्पेक्ट को कवर करता है। दीन इस्लाम की क्वालिटी है कि वो आपको तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ये दीन फितरत इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसने कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है। ये आपके रहने से लेके उठने, बैठने, चलने फिरने हर चीज़ के ऊपर बात करता है। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि दीन जो है वो 5 कैटेगरीज़ में बटा हुआ है, यानी 5 अगर हम उसको चैप्टर्स लें तो उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं और उसके नीचे फिर सब टॉपिक्स हैं। तो पहला चैप्टर उसमें अकायद है, हमने डिस्कस किया। उसका दूसरा चैप्टर अखलाकियात है, फिर उसमें मामलात है, फिर उसमें इबादात है, फिर उसमें आपके हुदूद और ताज़ीरात है। तो इसने इस्लाम की क्वालिटी है वो ये कि उसने तमाम के तमाम एरिया को मुकम्मल तौर के अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो इस्लामी ज़िंदगी के ऊपर गुजारना एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपने दिखाया हुआ है। और इस्लाम के अंदर जो चीज़ हमें मिलती है वो निकलती है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। कुरान की भी आयत यही है कि आप इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। और पूरे दाखिल से मुराद ये है कि आपका कोई भी जो अकीदा होगा वो इस्लाम से बाहर नहीं होना चाहिए।
आपका कोई भी अकीदा अपनी तरफ से नहीं बनेगा, आप अपने बड़ों के अकीदे के ऊपर नहीं चलोगे, बल्कि आप अपने किसी पुरानी कौम के अकीदों पे नहीं चलोगे, आप अपने मुल्क के अकीदों पे, माशरे के अकीदे पे नहीं चलोगे, बल्कि आप चलोगे उन अकायद के ऊपर जिन अकायद का जिक्र कुरान ने किया है, जिन अकायद का जिक्र हमें हदीस में मिलता है। इसी तरीके से अखलाकी मामला जितने भी आपके होंगे वो आपके अपने ज़ाती नहीं होंगे, वो आप किसी मुल्क को, किसी इलाके को, किसी शहर को देख के आप ये नहीं कहोगे कि ये हमारे अकायद होंगे, हम इन तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। नहीं, वहाँ पर जो आपको अकीदा लेना होगा वो कंप्लीट वही लेना होगा जो इस्लाम ने आपको बताया है, जो तरीका बताया है, जो अखलाक इस्लाम ने आपको बताएं कि आपका भाई से क्या रिलेशन होगा, बहन से क्या रिलेशन होगा, माँ से क्या रिलेशन होगा, आपका अपने बड़ों से क्या होगा, पड़ोसियों से क्या होगा। इसमें आप किसी किस्म की चेंज नहीं कर सकते। मसलन कोई एक शख्स उठे और उठ के ये कहे कि मैं तो अखलाक के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल करने वाला शख्स हूँ और मेरे दीन ने अखलाक की बात की है, तो जी मैं तो आज के बाद, मरने के बाद अपने पड़ोसी को भी अपनी विरासत में हिस्सा दूंगा। आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस्लाम वो आपके उस बुनियादी दीन के अकीदे, दीन के जो तरीक़ेकार था उससे आप बाहर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि दीन ने पूरा आपकी ज़िंदगी को अपने ऊपर हावी किया हुआ है, जो इस्लाम का जो सबसे बड़ी क्वालिटी है। वेस्टर्न माशरे के अंदर ये सिलसिला डिफरेंट है। वो अपने साइटेशंस के ऊपर चलते हैं, वो अपने रूल्स पे चलते हैं, वो अपने दीगर मामलात के ऊपर चलते हैं। ये भी आपको मालूम है कि रोमन्स ने जब सिलसिला चलता हुआ आया तो फिर इंग्लैंड ने ये चीज़ अडॉप्ट की थी, फ्रांस ने और इंग्लैंड ने, कि हम लोग अपनी ये पुरानी तहजीबों को के ज़रिए अपनी चीज़ें लेंगे कि जो हमारे अपना होगा। तभी इंग्लैंड में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो है वो रिटन नहीं है। इसी तरीके से अखलाकी मामलात हुए, आपके दूसरा दीगर लेन देन के मामलात हैं, वो सारे इस्लाम के मुताबिक होंगे। तो बेसिकली फिर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट इज़ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस आपके ये इनको हमने मोटे उसमें बांटा है कि 5 हैं। उसमें फैमिली है, उसमें आपके मैरिज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, किनशिप है यानी बच्चों के बाद आगे का सिलसिला किस तरीके से चलेगा, क्या मामलात होंगे, पॉलिटिक्स ये एक इंस्टीट्यूशन है, फिर उसके बाद आपकी इकनॉमिक्स, और फिर आपके पास दोबारा रिलीजन आ जाता है। दोबारा मैं आपको यही वाली बात फिर क्लियर करूं कि इन सारी चीज़ों का इंस्टीट्यूशन बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। इस पूरी सोसाइटी को ठीक करने के लिए जो बुनियादी मकसद है वो ये कि आपका बुनियादी जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। वो वाली जो चीज़ है वो हमारी इसके अंदर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं अपना ये सिलसिला जो है हमारे पास चलता है। इसी के अंदर आपके पास आ जाता है कि इंस्टीट्यूशन बनाने की जो वजूहात बनी, क्यों बनी, वो आप समझते हैं कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो सेल्फ प्रिजर्वेशन से हुआ था कि आप अपने आप को बचाते हैं। ये भी बुनियादी बेसिक नीड्स में से है, ठीक। ये भी एक बुनियादी नीड है कि आप अपने आप को बचाते हैं। और वो बचाने का तरीक़ाकार क्या है कि जब आप इस दुनिया में रहा करते थे तो आपको ज़रूरत पेश आई कि यार मैं किसी तरीके से सेफ़ रहूँ। तो सेफ़ रहने के लिए आपने घरों को बनाना था। तो घर बनाने से पहले तो ना तो आपके पास कोई सीमेंट थी, ना आपके पास कोई गारा था, ना लकड़ियाँ थी, ना आपके पास कोई और चीज़ थी। तो आपने क्या स्टाइल किया? आप लोगों ने उस वक़्त अपने आप को गारों में जाके रहना शुरू किया। आप लोग गारों में रहे, वहाँ आपकी फैमिली बढ़ी, आपने अपने बच्चों को, फैमिली को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। और वो जो मेन रीज़न था उनकी सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी के लिए आपने फैमिलीज़ और ये सारी चीज़ें करी। तो ये जो इंस्टीट्यूशन आपने बनाया, जो बनाने की ज़रूरत पेश आई वो आप गारों से स्टार्ट ली, और फिर उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूशंस बनते चले गए कि आपके घर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से आपकी जो आगे आपकी स्ट्रॉन्ग वो आती है कि दीगर जो दूसरे मामला है उसके अंदर भी आपका ये चीज़ आती है। अब अगला जो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी क्या खासियत होती है, इनके ऊपर फिर जो है हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इंस्टीट्यूशंस की। अब एग्जिस्टिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए गए हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऐसे हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए गए हैं और उनका पर्पज़ ही सिर्फ ख़ास होता है। मिसाल के तौर पे स्कूल है, स्कूल सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अब स्कूल के अंदर आप इबादत तो नहीं करेंगे, इबादत उसके अंदर आप, ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई कहत आता है, कोई मसला आता है, कोई तूफ़ान आता है, कोई बारिश आती है, तो हम सबसे पहले स्कूलों के अंदर आने के बाद लोगों को वहाँ पर ठहरा देते हैं।
ये दूसरी बात है कि जब भी कोई मसला होता है या उताक की ज़रूरत होती है तो हमारे वडेरे बना देते हैं। ऐसा हमारे माशरे के अंदर हो रहा है। लेकिन स्कूल का जो बेसिकली पर्पज़ है, जिस वजह से स्कूल बनाए गए, वो था कि हम उसके अंदर एजुकेशन का पर्पज़ होगा, कि वहाँ तालीम हासिल होगी, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, एजुकेशन का पर्पज़ था। इसी तरीके से उसके बाद आपके पास है मसाजिद का मकसद आपका सिर्फ़ और सिर्फ तबलीग है। तबलीग का इबादत करना है, वहाँ से आप अपने को प्रोपोगेट करना है। ये सारी मामलात के लिए आपने इंस्टीट्यूशन बनाया मस्जिद का। इसी तरीके से आपके पास जो सोशल नीड्स हैं वो पूरी करने के लिए मस्जिद का है। मस्जिद हमेशा सोशल नीड्स पूरी करने के लिए, मस्जिद बेसिकली एक क्लब होता है, आपके मोहल्ले के अंदर एक क्लब होता है। जो इस्लामी दौर था उसके अंदर ये एक क्लब होता था, एक इंस्टीट्यूशन की वर्थ रखता था मस्जिद, कि मस्जिद के अंदर से आपकी शादी भी मस्जिद में हो रही है, आपकी निकाह भी मस्जिद में हो रहा है, आपके फैसले मस्जिद में हो रहे हैं, आपके लेन देन के मामलात, आपके झगड़े सॉल्व कर रहे, सब मस्जिदों में हुआ करता था। ये किस्म का कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था। ये आजकल नहीं है, लेकिन जो पर्पज़ है मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपके पास जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं यूनिवर्सल नेचर के हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सल नेचर के हैं, उसके अंदर कोई रिलीजन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बल्कि हर सोसाइटी के अंदर वो आपको जो इंस्टीट्यूशन है वो मिलता है। मिसाल के तौर के ऊपर शादी का इंस्टीट्यूशन है, या मिसाल के तौर के ऊपर शादी का इंस्टीट्यूशन है, ये हर सोसाइटी में आपको मिलेगा। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं होगी, कोई रिलीजन, कोई मज़हब, कोई लोग ऐसे नहीं होंगे जहाँ दिल चाहे वो किसी को उठाया और उसके साथ अपने बच्चों का पैदा करने का सिलसिला शुरू कर दिया, फैमिली एक्सटेंड करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता, बल्कि जितनी भी जगह हैं जो शादी का पर्पज़ है, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो इसलिए ताकि आप अपना ये चलें, और ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। इसी तरीके से परमानेंट इन नेचर हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो परमानेंट इन नेचर हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। इसी तरीके से कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। इंस्टीट्यूशन है इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने पहले कहा। उसके अंदर हमारे पास जो है वो है डॉक्टर है, वो आपकी फैमिली का मेंबर है। वो अमूमन एक ऐसा फैमिली डॉक्टर जो आपका फैमिली का मेंबर है, वो आपके लिए इंस्टीट्यूशन का किरदार रखता है। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे कोई कहता है आप जाके फ़लाना काम कीजिए, आप फ़लाना टेस्ट करें, फ़लाना मामला करें, तो मैं हॉस्पिटल की सुनता हूँ, वो मुझे रेफ़र करता है दूसरे के पास, वो मुझे करता है तीसरे के पास, वो रेफ़र करता है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे मैंने कहा, वो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है। मैं हॉस्पिटल में गया, मुझे उन्होंने कहा कि सर आप जो है वो फ़लाने के पास जाइए, फिर आप फ़लाने के पास से पर्ची बनवाइए, फ़लाने के पास से फ़लानी जगह पैसे जमा करवाइए, अब आपको फ़लाना कंसल्टेंट देखेगा, अब आप जो है वो फ़लाने जो है वो GP के पास चले जाइए, अब आप टेस्ट करवा के लेके आ जाइए। तो ये सारा सिलसिला जो होता है, ये एक हॉस्पिटल है जो आपसे कह रहा होता है। कोई इंडिविजुअल आपको नहीं कह रहा होता, वो एक हॉस्पिटल आपको कह रहा होता है। आपको पर्ची एक हॉस्पिटल की मिलती है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं मिलती। बट जो आपका फैमिली डॉक्टर है, इस वक्त वो एक इंस्टीट्यूशन है पूरा आपके लिए। वो आता है, वो आपको कहता है भाईजान जाइए और जाके आप ये वाला टेस्ट करवाइए, आप जाएँ जाके फलाना काम करवाएं, तो फिर आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से लेते हैं। तो ये उस टाइम के ऊपर जो है वो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका काम कर रहा होता है। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर हॉस्पिटल भी है, और उसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये सारे भी जो हैं ये आपके वो हैं क्या कहते हैं, ये जितने भी हैं ये आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सारे आपके इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा जो है आपके पास दे हैव सम सिंबल्स एंड मार्क्स। इसी तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके लिए ज़रूरी हो कि उनके ऊपर मार्क्स भी होते हैं और कुछ सिंबल्स भी होते हैं। मार्क्स एंड सिंबल से मुराद क्या है, जैसे मुल्कों के हैं तो उनके पास गवर्नमेंट के झंडे होते हैं, हर एक के पास एक झंडा है। इसी तरीके से आपके पास चर्च है तो उसके ऊपर वो आपका, मस्जिद है तो उसके ऊपर आपका चांद बना हुआ है, और अगर वो आपका चर्च है तो उसके ऊपर आपका वो क्रॉस बना हुआ है। इसी तरीके से आप हॉस्पिटल्स में अलग किस्म का होता है। इसी तरीके से आपके दीगर इदारे जो होते हैं, कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर आपका तराजू बना होता है। तो डिफरेंट किस्म की जगहों के ऊपर डिफरेंट किस्म के वो हो रहे होते हैं। तो अभी हम जो है वो इसी तरीके से जो चीज़ कर रहे हैं, और जो मेन पर्पज़ है वो ये है ताकि फुलफिलमेंट की जा सके जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। और वो मैंने आपको बताया कि बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं वो हमारे पास इस वक्त 5 हैं। वो जो 5 हैं वो कौन से हैं, उनमें एक जो है वो सोशलाइजेशन है। अब सोशलाइजेशन के लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशन बनाने की आपको ज़रूरत है, और वो क्या नाम, फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपका मामला हो सके कि वो है, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन नो वन इन द सोसाइटी कैन बी सोशलाइज्ड।
अगर आपके पास एक सोसाइटी के अंदर आप सोशलाइजेशन कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास इंस्टीट्यूशंस ना हो। इंस्टीट्यूशन इज अ सेट ऑफ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन सोसाइटी। It is through socialization that he acquires the self and personality. ठीक है, he learns language and gain experience by working, living in the following institutions. In nutshell, one develop his personality with the help of family, where learns language and grow up, and in the school where he acquires knowledge. Thus the institution are real designed for human personality. यानी मकसद सिर्फ यही है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं ताकि फिर इन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए आप कुछ सीख सकें, आप कुछ उनमें जा सकें। ये इंसान की बुनियादी नीड है। अगर ये ऐसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपके पास सोशलाइजेशन का तरीका ना हो, और सोशलाइजेशन लाजमी बात है आपके पास किसी उसूल के ऊपर होगी, अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा सोशलाइजेशन आप नहीं कर सकेंगे। मसलन आपके पास कोई तरीका होगा तभी आप इदारे में जाएंगे ना। सोशलाइज आप करेंगे तो आप किसी क्लब में जाएंगे, आप करेंगे तो स्कूल में करेंगे, सोशलाइज आप करेंगे तो मस्जिदों में करेंगे। तो उन जगहों पे जहाँ पर आप ये करेंगे अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए, तो आपके पास कोई इदारा होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए, और ये होगा तब आपकी ये बेसिक नीड पूरी होगी। अगर आपके पास इदारे नहीं है तो आप जंगल में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं तो फिर आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, आप अपने लोगों के साथ आपके ये मामला जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो रहे। इसी तरीके से बुनियादी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए सोशलाइजेशन के लिए इदारे बनाने, वो एक इदारा आपको बनाना है अपना किस चीज़ के लिए, ताकि आप अपनी सोशो कल्चरल हेरिटेज को बचा सकें। आपको अपना कल्चर बचाने के लिए, आपको अपना सोशो कल्चर और हेरिटेज जो आपके पीछे से विरसा चला रहा है उसको बचाने के लिए भी आपको इदारों की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई ऐसा इदारा ना हो जो आपके कल्चर को बचाए, जो आपके हेरिटेज को बचाए, तब भी ये चीज़ें मादूम हो जाती हैं। याद रखें, हर 300 किलोमीटर के बाद एक नया कल्चर और एक नई चीज़ शुरू हो जाती है। अगर हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट ना करें तो ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं, और इनके ख़त्म होने की जो बुनियादी वजूहात हैं वो अर्बनाइजेशन हो रही है, वो आप रूरल साइड से निकल के शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहरों के अंदर आने के बाद आपका वो कनेक्शन अपनी फैमिली से टूट जाता है। जब वो कनेक्शन आपकी फैमिली से टूट जाता है तो फिर आप अपनी बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल आते हैं, आपका ख़त्म हो जाता है। मसलन आप देखें, हमारे जो पाकिस्तान से बच्चे मुल्क से बाहर गए हुए हैं, आप अगर उनका एक्सेंट देखें तो वो ब्रिटिश एक्सेंट में है, अगर वो इंग्लैंड में है अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हैं, अगर वो वहाँ पर है। जब वो आपकी लोकल लैंग्वेज में आते हैं तो उनका स्टाइल कुछ होता है, वहाँ कुछ होता है। इनफैक्ट अगर कोई सऊदी अरब गया हुआ है वापस आएगा तो आप उसके हेयर कट का स्टाइल चेक करके बोलेंगे यार ये तो अरबी स्टाइल के बाल कटे हुए हैं। हमारा कल्चर बाल काटने का भी मुख्तलिफ है, हमारा दाढ़ी रखने का स्टाइल मुख्तलिफ है, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये वो है। उसके लिए हमारे पास इदारे होते हैं, जिन इदारों का काम होता है कि वो प्रिजर्व करें अपने कल्चर को और अपनी हेरिटेज को। इसी तरीके से इदारों की ज़रूरत होती है ताकि वो सोशल कंट्रोल कर सकें। अगर सोशल कंट्रोल नहीं होगा माशरे के अंदर, सोशल कंट्रोल के अंदर आपके लिए जुडिशरी की ज़रूरत है, पुलिस की ज़रूरत है, आपको इन दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो सोसाइटी के अंदर गड़बड़ पैदा हो जाएगी। तो सोशल कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए भी आपको इदारों की ज़रूरत पेश आती है, ताकि एक इंसान की बुनियादी बेसिक नीड जो है वो पूरी हो सके। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तभी आपको रोज़ी मिलेगी, अगर ये सब कुछ होगा तभी आपको सुकून मिलेगा, तभी आप जाके अपने आप को प्रिजर्व कर सकेंगे, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से पांचवी चीज़ जो है, ऑन गोइंग प्रॉब्लम जो सोसाइटी के होते हैं उनको हल करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरत है। ऑन गोइंग जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, उनको हल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़रूरत है। वो जैसे मैंने आपको कहा, उनमें हमारे पास कौन कौन से हैं, किनशिप है, उसमें हमारे पास कौन से हैं, इकनॉमिक है। अगर इकनॉमिक के लिए अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है तो आप इकानमी कैसे चलाएंगे, किस तरीके से आपकी इकानमी चलेगी। कोरोना आया हुआ है, कोरोना की वजह से आपकी इकानमी के अंदर क्या नए कवानीन बनने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप तो बाय द बुक चल रहे हैं कि जी ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये तो आप बाय द बुक चल रहे हैं। लेकिन अचानक जब कोरोना आ गया तो अब आपके पास लॉ बनना चाहिए ना। मिसाल के तौर के ऊपर कोरोना आ गया तो अब हमारे इदारों ने बैठ के ये प्लान किया कि भाई कोरोना की वजह से हम अपने इदारों को ख़त्म नहीं कर सकते, हम अपनी तालीम नहीं रोक सकते। तो उन्होंने नया सिस्टम बना लिया, नया तरीक़ेकार निकाल लिया, और वो क्या है कि अब हम थ्रू नेट पढ़ रहे हैं, थ्रू वीडियोस हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स के लिए हमें ज़रूरत है कि हम ये सिलसिला करते रहें। उसी में अपना किनशिप का भी सिलसिला है, इकनॉमिक का भी सिलसिला है, पॉलिटिकल। इसी कोरोना की वजह से पॉलिटिकल कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं, कितने इश्यूज़ पैदा हो गए हमारे सियासी वजूहात की बिना के ऊपर।
आप देखें 18 अमेंडमेंट उठ के खड़ी हो गई है, दीगर मामला, दीगर चीज़ें उठ के खड़ी हो रही हैं। वो क्यों उठ के खड़ी हो रही हैं? क्योंकि इस वक्त जो है वो ये आपका कोरोना और ये दूसरी चीज़ें जो है वो अपना सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से फिर आपके पास जो प्रॉब्लम है, जो इसी तरीके से आपके पास प्रॉब्लम है वो है आपका पॉलिटिकल, आपका एजुकेशनल का मैंने जिक्र किया कि इस वक्त अचानक जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आए तो हमने उसका हल निकाला। फिर इसी तरीके से हमारे पास मिलिट्री एंड पुलिस कितना एक्टिव हुई है, पुलिस हमारी कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। ये सारे मामला और ये सारी चीज़ें जो है ये हमें ज़रूरत पड़ती हैं जब हम ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स करते हैं, तो उसके लिए हमें इदारों की ज़रूरत होती है। और ये जो हमारे पास इदारे इस वक्त मौजूद हैं यही है माशाल्लाह जो इन सारे सिलसिलों को कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस काम को लेके चल रहे हैं। इसी में अब हमारे पास है फैमिली एज बेसिक इंस्टीट्यूशन। बेसिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हमारे पास जो आ रहा है इस वक्त वो आ रही है फैमिली। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैमिली क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। फैमिली, लार्ज फैमिली होती है। अब फैमिली से मुराद है हमारे पास पूरा एक सिलसिला जिसके अंदर हम गुजरते हैं। उसी में अगर हम देखें तो 2 टाइप ऑफ बेसिक फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास। 2 किस्म की फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास होती हैं। वैसे इसकी अक़साम और भी है, डिफरेंट किस्म की अक़साम हैं जो जिनको हम तज़किरा करते हैं, मगर अपने माशरे में हम वैसे मोस्टली हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें देखने में मिलती हैं, पाकिस्तान में इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि एक तो शादी वो होती है कि जिसके अंदर मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं। इस फैमिली को बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। जिसमें मियाँ कमाता है, बीवी का काम घर में रहना है, बच्चे संभालना है, घर को संभालना है, घर की बात करना है। यहाँ पर हम बीवी को कहते हैं ये हमारी हाउस वाइफ है। हम हाउस वाइफ कहते हैं, बेसिकली हमें कहना चाहिए होम मेकर है। दूसरी फैमिली होती है जिसमें लड़का और लड़का जो है वो शादी के बाद अपनी घर दामाद बन जाता है। ये सुना है, मगर ये हमारे पाकिस्तान के माशरे में आमतौर पर ये नहीं होता। हिंदू माशरे में बहुत ज़्यादा ये है। हिंदू माशरे में ख़ास तौर के ऊपर ये है कि जी आप एक काम कीजिए कि जी आप लड़की को ख़रीद लें। आप ख़रीदा जाता है, मतलब लड़के को लिया जाता है और उसको कहा जाता है तुम हमारे साथ ही घर जमाई बन के रहोगे। पाकिस्तान में ये कम है। ऐसे खुशनसीब लोग हैं जो बीवियों के पास बीवियों के घर जाके रह लेते हैं, लेकिन कम है। दूसरा है जो मियाँ बीवी शादी होती है तो वो लोग आके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, यानी माँ बाप के साथ आके रहते हैं। फिर जॉइंट फैमिली भी है इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि फैमिली हेड जो है वो औरत है। ये सिलसिला हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। उनके कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर इन फैसलों में, घर के फैसलों में, सारी चीज़ों में औरत को दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर मर्द जो होता है वो माइग्रेट करके दूसरी जगह पे गया होता है काम करने के लिए। उन जगहों के ऊपर फैसले जो हैं उमूमन वो बीवियाँ कर रही होती हैं। हमारे पाकिस्तान के माशरे में अगर कोई आदमी मुल्क से बाहर जाता भी है तो वो अपनी फैमिली को सुकून में छोड़ के जाता है तकरीबन। मसलन अगर कोई भी बाहर जाता है तो ये नहीं होता कि अपनी बीवी को किसी फ्लैट में छोड़ दिया, बीवी बच्चों को और चला गया। वो अमूमन अपने बीवी बच्चों को अपने माँ बाप के साथ छोड़ के जाता है या अपनी फैमिली के साथ छोड़ के जाता है। शहर में नहीं तो गाँव में रख के चला जाता है, मगर अमूमन वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। हमारे पास जो फैमिली का सिलसिला है वो 2 किस्म की फैमिली है। एक तो है क्या नाम है, वो फैमिली जो जॉइंट फैमिली है, और एक है जो एक्सटेंडेड फैमिली है। तो ये दो फैमिली हैं जिनका हम तज़किरा उमूमन आमतौर के ऊपर कर रहे होते हैं। इसमें एक तो न्यूक्लियर फैमिली जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया कि ये वो फैमिली टाइप है जिसके अंदर मियाँ कमा रहा होता है और बीवी घर में होती है, शादी हुई, दोनों के आगे पीछे कोई इतने लोग नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, तो मियाँ बीवी अपना आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इस सिलसिले के अंदर जो मियाँ होता है वो बाहर जाता है, कमाता है। बीवी का काम होता है वो अपने घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, बच्चों को तालीम देती है, मियाँ की ज़रूरियात पूरी करती है, खाने का इंतज़ाम करती है, पानी का इंतज़ाम करती है, और जो घर की बुनियादी ज़रूरतें हैं वो देखती है। तो ये इस फैमिली को सोशियोलॉजी की ज़बान में कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इसके अलावा दूसरी किस्म की वो है एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कि 5 टाइप की अरेंजमेंट्स होती हैं। ये भी आपके मालूम होना चाहिए। एक मोनोगैमी एंड पोलोगैमी। इसमें पोलोगैमी
फिर ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसके अंदर भी इसकी बड़ी एक्सटेंडेड किस्में हैं, मगर इन एक्सटेंडेड किस्मों के अंदर इस्लाम की वजह से कुछ चीज़ें हमें रोकती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक हमारे पास एक तरीका है कि मियाँ बीवी की शादी, दो, एक मियाँ है एक बीवी है। इसी तरीके से एक सिलसिला आता है जिसके अंदर एक मियाँ होता है और उसकी दो बीवियाँ होती हैं या दो से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं। जब सोशोलॉजी में आप मज़ीद डिटेल में जाते हैं, जो वेस्टर्न सोशोलॉजी में हो रहा है या दूसरे मुल्कों में हो रहा है, उसके अंदर एक मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जो मियाँ ज़्यादा हैं औरत एक है, यानी काफ़ी सारे आदमियों के साथ एक औरत है। ऐसे भी माशरे हैं जहाँ बीवी औरत एक है और उसके 3, 4, 5 मियाँ हैं। जैसे यहाँ मर्द कई मियाँओं के साथ रहता है, इसी तरह से ये बहुत थोड़ी तादाद है, मगर लोग ऐसे मौजूद हैं। जैसे आदमखोर हैं, आदमखोर इंसान को खाते हैं। अब आदमखोर का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी आदमखोर है, ज़ॉम्बी हर कोई बना हुआ है, नहीं। ऐसे लोग हैं मौजूद जो इंसानों का गोश्त खाते हैं, मगर हज़ारों लाखों की तादाद में कराची के अंदर आज तक 2 आदमी पकड़े गए जिन्होंने जो आदमखोर थे। तो मगर उनके लिए एक नाम रखा गया है। इसी तरीके से कुछ लोग हैं, औरतें हैं जिनके एक से ज़्यादा मियाँ होते हैं। तो ये सारा एक सिलसिला होता है कि किस तरीके से ये मामला आपका आगे चलते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ भी जो है बड़ी अहम है। फैमिली के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसी के अंदर आपके पास जो मज़ीद चीज़ें हैं वो हम अब इधर जो एक सवाल पैदा होता है वो ये कि क्या इस फैमिली के साथ, फैमिली की वजह से किसी किस्म की कोई हमारे को भलाई होती है, कोई हमारे को इससे फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। उसके ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो हमारे को नज़र आता है कि फैमिली की वजह से एक इंसान की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत बेहतर रहती थी। मिसाल के तौर के ऊपर हम कहते हैं कि जब जिस फैमिली में बड़ा होता है ना, तो वो फैमिली बहुत ही एक आइडियल फैमिली होती है, जिसके अंदर एक बड़ा हो, फैमिली में दादा हो, नाना हो, आपका दादी हो, बड़ा जो होता है ना फैमिली का। ये सिस्टम ज़्यादातर इस वक्त जापान के अंदर पाया जा रहा है। उधर अभी भी ये चीज़ पाई जा रही है, लेकिन हमारे पास सिस्टम तो इतना नहीं। फैमिली के अंदर एक जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उसके अंदर आपके पास जो फैमिली की क्वालिटी है वो ये है कि वो आपको बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी चीज़ों से रोकती थी, बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाती थी। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होता था। एक बच्चा था, अपने बड़ों के साथ बैठता था, तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा सीखता था जब वो अपने बड़ों के साथ बैठता था और उनसे तजुर्बा लेता था। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, और उस चेंजिंग की वजह यही हुई कि हम लोग नौकरियों के चक्कर में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। हम लोग हमारे घरों के जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं वो चेंज हो गए हैं, वो स्टाइल चेंज हो गए हैं। हम देखते हैं कि आपके गांव में भी आ जाए तो आपको नज़र आता है कि वहाँ उताक का सिलसिला है। यंग लड़के अमूमन उताक की साइड के ऊपर रह रहे होते हैं। मौजूदा दौर में जो हमारे घर बन रहे हैं, अब घरों की क्या बात है कि बाथरूम जैसी चीज़ जो हमेशा आपके घरों के बाहर हुआ करती थी, निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर एक ज़माना था, एक वक्त था, एक साइंस थी कि बाथरूम घरों से बाहर होते थे। आज वो बाथरूम घरों के अंदर आ गए। मतलब आपके बेडरूम के बराबर में आपका वो लाखों रुपए का बाथरूम है जो आपके बेडरूम के बराबर में है। तो ये चीज़ें सारी बड़ी चेंज हुई हैं, और उन चेंजेस की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक हुआ करता था जिसके अंदर बड़ा कमाता था और वो सबको खिला रहा होता था। यानी अगर सारे भाई बहन यानी मियाँ बीवी बच्चे सब रह रहे हैं तो बाप जो होता था घर का वही संभालता था, उसी के पास पैसा आता था, वही हिसाब किताब करता था। आटा घर में वही लेके आ रहा है, दाल चीनी वही लेके आ रहा है। एक ही आदमी जाया करता था, वो जाके सामान ख़रीद के लेके आता था, वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। यानी मैं भी अगर कमा रहा हूँ तो घर आके अपनी वालदा के हाथ में पैसे रख रहा हूँ, फिर वो जाके उसका काम था वो हमारी सारी बेसिक नीड्स पूरी करना, बेसिक मामलात पूरे करना, सारी चीज़ें करना। जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो फ़वाइद थे, जो चीज़ें थी, इन चीज़ों से बहुत सारी जो बेहतरियाँ थी वो आ रही थी। मगर इन सब के अंदर जो तब्दीली आई है, उस तब्दीली की वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। जब आपके मुल्क में इंडस्ट्रियाँ लगना शुरू हुई, इतनी बड़ी तादाद में आपके मुल्क में इंडस्ट्रियाँ लगी कि अब आप लोग नौकरियों के सिलसिले में अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हुए। अब जाहिर सी बात है, नूरियाबाद में अगर इंडस्ट्री है और मैं वहाँ जाके रह रहा हूँ और मुझे वहाँ क्वार्टर मिला है, तो मुझे अपनी फैमिली को भी वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब मुझे अपनी फैमिली को शिफ्ट करना पड़ रहा है तो अब इवेंचुअली वो अपने पेरेंट्स से जो बड़े थे उनसे दूर हो गए। अब मैं दादी को बोलूँ आप मेरे साथ चलें, और मेरा दादा बोले मुझे भी लेके जाओ, वहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ, शहर बनने की वजह से बहुत ज़्यादा ये नुकसान हुए कि हम लोग अपनी फैमिली से दूर हो गए। फिर सेकुलराइजेशन भी हमारे पास शुरू हो गई।
पहले एक वो था रवैया था, दीनी माहौल हुआ करता था। जब तक हमारे पास ये था उस वक्त तक भी मामला बड़े बेहतर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा सेकुलर होने की तरफ गए, सेकुलर से मुराद ये है कि भाई वो दीनी रिवायात, अखलाकी रिवायात, इनसे हटो। मसलन हमें याद है कि हम छोटे थे तो अपनी दादी को सलाम करने सबसे पहले जाते थे। हमें याद है कि हम छोटे थे तो हम उनका पड़ा हुआ पानी पिया करते थे। हम जाने से पहले हम उनसे जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको, नज़र की दुआ पढ़वाते थे। मतलब बहुत सारे मामलात में हम अपनी हर चीज़ के अंदर दादी के पास जाते थे। सर में दर्द होता था तो हमें याद नहीं, हम दवाई खाते थे, हम दम करवाया करते थे ये। लेकिन जब से मामला सेकुलर की तरफ चला गया, इन बड़ों की अहमियत भी कम होने लगी। आपके सर में दर्द है तो दम कराने की क्या ज़रूरत है, गोली खा लो। आपको कोई और इशू है तो आप अपना फलाना काम कर लो, ये सलाम वलाम में क्या रखा हुआ है, हेलो हाई कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो। तो इन सेकुलराइजेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हमारी थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। इन चीज़ों की वजह से हमारे नौजवानों के अंदर थोड़े से वो बहके भी हैं। बड़ा बैठा होता है, वो उनको समझाता है, उनको बताता है, सारी चीज़ें करता है। उस वक़्त के मामले में और अभी के मामले में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। इसी तरीके से ये भी एक बहुत अहम चीज़ थी कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा एक दूसरा हमारे पास एक अदर व्यू है जिसके अंदर हम बात करते हैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम और इन चीज़ों की। वो मैं फिर अभी आपसे थोड़ी देर के अंदर अब वो उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है रहा है वो हमेशा ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम का रहा है। कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर हम लोग साथ होते थे और उमूमन एग्रीकल्चरिस्ट होते थे। ये मैंने जो अभी तस्करा किया बीच में कि कंबाइंड में जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बड़ा कमाता है और सारे बच्चे उसके अंदर खाते हैं। वो भी एक बड़ा बेहतरीन एक सोसाइटी हुआ करती थी। इसी तरीके से एक सोसाइटी होती है जिसके अंदर आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। और वो डोमिनेंट की वजह यही है कि वो कमा के लेके आ रहा है, और जो कमा के लेके आ रहा है उसी की वजह से कुरान में भी उसको अर्रिजालु क़वामून जो कहा गया है वो भी सिर्फ इसलिए कि वो कमा के लेके आता है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटहुड, वो लोग जिनके अंदर जिनके माँ बाप दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो दादा दादी का किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो बड़ा बेहतरीन चीज़। इसी तरीके से एक फैमिली होती है जो अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर चल रही होती है। उसके अंदर वो रिलीजियस वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फैसले उसी के थ्रू कर रहे होते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली के अंदर। और इस चीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा आपका जो मामला थे वो बड़े बेहतरीन चल रहे थे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे दोबारा कहूँ कि आज का जो टॉपिक था वो सिंपल ये था कि हम जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, पूरा टॉपिक घुमा फिरा के कि बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए, बेसिक नीड्स से लेके जो हमारी 5 नीड्स हैं उन सब को पूरी करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है कि हम इंस्टीट्यूशंस कायम करें। और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका काम होता है जो सारे मामलात करें। उन इंस्टीट्यूशंस में मैंने आपको कहा कि एक मैक्रो लेवल के होते हैं, एक माइक्रो लेवल होता है। एक जो छोटे लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी फैमिली है, उसके अंदर आपका ये फैमिली जो सिस्टम है ये छोटे लेवल के ऊपर है। इसमें छोटा इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर हर चीज़ नज़र आ जाती है। तालीम भी इधर है, इसके अंदर अखलाक भी इधर है, सज़ा जज़ा का निज़ाम भी इसके अंदर है, इसके अंदर लेन देन का निज़ाम भी इसके अंदर है। तो हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है, यानी बेसिक इंस्टीट्यूशन हमारी फैमिली है। और दूसरा बड़े लेवल के ऊपर स्टेट है। स्टेट के लिए हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई होती हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी चीज़ हमने बता दी है। लेजिस्लेचर्स हमारे पास मौजूद हैं जो कानून बनाती हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं। और फिर जो पार्लियामेंट कहते हैं पूरी कॉम्बिनेशन को, जो असेंबली और इस तमाम चीज़ों को इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट का सिस्टम जो होता है। और दूसरा जो उसके मुकाबले में एग्जीक्यूटिव्स का काम है कि वो हमारे मसाइल को हल करें, जो लॉ बनाएं उसको अच्छे तरीके से चलाएं। और फिर जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस अगेन। तो आज का जो लेक्चर था वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर था। इसके मुतालिक जो भी हमारे सवालात होंगे वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।